हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे 8वां वीडियो। इसके पहले हम लोगों ने 7 पार्ट तक अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, उन वीडियो को आप चैनल को प्ले लिस्ट से देख सकते हैं या ऊपर आई बटन दिया हुआ है यहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 351, यूनान अधिकृत डोडी कनीज व रोड्स द्वीप इटली को किस संधि द्वारा प्राप्त हुए? 4 ऑप्शन है। लोजान संधि, वर्साय संधि, वेंज संधि, कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोजान संधि। तो ए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। यूनान अधिकृत यानी यूनान का जो अधिकृत क्षेत्र था डोडी कनीज व रोड्स द्वीप, ये 2 अधिकृत यानी उस पर कब्जा था यूनान का, इटली को किस संधि द्वारा प्राप्त हुए? जब इटली से यूनान की संधि हुई तो उसको लोजान संधि द्वारा ही ये 2 द्वीप उनको मिले थे। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, बहुत सारे छात्रों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया और वहाँ से पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 352, लोजान संधि द्वारा इटली को रोड्स द्वीप कब मिला? 4 ऑप्शन है। 1924, 1923, 1933, 1925। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1923। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, लोजान संधि किनके बीच हुई थी? तुर्की और यूनान के बीच में हुई थी 1923 ईस्वी में। तो याद रखेंगे बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 353, मुसोलिनी की विदेश नीति के कार्य क्या थे? 4 ऑप्शन है। करफू पर बम वर्षा, यूगोस्लाविया से संधि, टाइटोरल के प्रति नीति, ये सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुसोलिनी की विदेश नीति के कार्य क्या थे? कर्फ्यू पर बम वर्षा, है ना, जो भी कर्फ्यू लगता था उतने समय। मुसोलिनी कहाँ का? इटली का तानाशाह था। जैसे जर्मनी का हिटलर था वैसे इटली का तानाशाह मुसोलिनी था। कहीं भी कर्फ्यू लगता था या किसी भी प्रकार की अराजकता फैलती थी उस समय इटली में, तो वो बम वर्षा भी कर देता था। यानी तानाशाह था, कट्टर था, है ना। यूगोस्लाविया से संधि इन्होंने की, टाइटोरल के प्रति नीति अपनाई, और ये सभी यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न संख्या 354, इटली ने यूगोस्लाविया से कब संधि की? 4 ऑप्शन है। 27 जनवरी 1924, 20 जून 1941, 26 जनवरी 1925, डी कोई नहीं। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 27 जनवरी 1924। ए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। इटली ने यूगोस्लाविया से कब संधि की? 27 जनवरी 1924। ओके, अगला प्रश्न संख्या 355, मुसोलिनी की विदेश नीति थी। मुसोलिनी की विदेश नीति थी। तो 4 ऑप्शन है। रूस से 1924 में संधि, रोम पैक्ट, एक्टस सम्मेलन, ये सभी। तो मुसोलिनी की जो विदेश नीति थी, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। रूस से 1924 में संधि, रोम पैक्ट और एक्टस सम्मेलन। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी डी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न संख्या 356, मुसोलिनी ने फ्रांस के साथ समझौते पर संधि की किस सन में? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 1936 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1935, ऑप्शन नंबर सी 1937, ऑप्शन नंबर डी 1932। देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1935। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुसोलिनी ने फ्रांस के साथ समझौते पर कब संधि की? बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1935। कब? 1935 ईस्वी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 357, रोम पैक्ट 1935 में सम्मिलित था किनके बीच? 4 ऑप्शन है। यूरोप की स्थिति यथावत रहेगी, फ्रांस के 44,500 वर्ग मील क्षेत्र इटली को मिला, ऑस्ट्रिया पर दोनों मिलकर निर्णय करेंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। रोम पैक्ट 1935 में ये सभी चीज़ें सम्मिलित की गई थी कि यूरोप की स्थिति यथावत रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फ्रांस के 44,500 वर्ग मील क्षेत्र
जो है इटली को मिला लिया, है ना, इटली को मिल गया, और ऑस्ट्रिया पर दोनों मिलकर निर्णय करेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 358। इटली ने व्यापारिक समझौते के रूप में एक शक्तिशाली मित्र के रूप में रूस से संधि की, किस सन में? 4 ऑप्शन है, 1925 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1924 ईस्वी और 1936 ईस्वी। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1924, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इटली ने व्यापारिक समझौते के रूप में एक शक्तिशाली मित्र के रूप में रूस से संधि की थी 1924 ईस्वी, तो याद रखेंगे सी आपका जो है राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 359। हिटलर के भय से मुसोलिनी ने स्ट्रेसा नामक स्थान पर इंग्लैंड से संधि की। हिटलर कहाँ का तानाशाह था? जर्मनी का। मुसोलिनी कहाँ का था? इटली का। लेकिन हिटलर जो था वो ज़्यादा कट्टरता पैदा करता था, यानी ज़्यादा कड़ा शासन रखता था, उससे सभी देश डरते थे। आज भी हमारे देश में चर्चाएं होते हैं कि आप हिटलर बन रहे हैं, क्यों? यानी हिटलर जो तानाशाह था वो काफ़ी कट्टर था, आप कह सकते हैं कि उसके आगे किसी की चलती नहीं थी। तो हिटलर के भय से मुसोलिनी ने स्ट्रेसा नामक स्थान पर इंग्लैंड से संधि की थी, किस सन में? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने 1936, 1935, 1940, 1950। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1935, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हिटलर के भय से मुसोलिनी ने स्ट्रेसा नामक स्थान पर इंग्लैंड से संधि की थी 1935 ईस्वी में। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 360। मुसोलिनी ने रोमानिया व स्पेन से कब संधि की? 4 ऑप्शन है 1926 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1927 ईस्वी, 1930 ईस्वी। देखिए मुसोलिनी ने रोमानिया व स्पेन से कब संधि की थी? 1926 ईस्वी में, तो ए आपका राइट ऑप्शन होगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1926 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 361। मुसोलिनी ने हंगरी के साथ संधि कब की? 4 ऑप्शन है 1932, 1927, 1926 ईस्वी और 1925 ईस्वी। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1927 ईस्वी। मुसोलिनी ने हंगरी के साथ कब संधि की? 1927 ईस्वी, तो बी आपका जो है राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 362। मुसोलिनी ने यूनान व टर्की के साथ कब संधि संपन्न किया? मुसोलिनी जो था यूनान व टर्की के साथ कब संधि संपन्न किया? 1927 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1930 ईस्वी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1928 ईस्वी, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुसोलिनी ने यूनान व टर्की के साथ कब संधि संपन्न किया था? 1928 ईस्वी में। ओके, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 363। इटली को रूस से संधि करके यूरोप में सम्मानित स्थान मिला, किस सन में इटली ने रूस से संधि करके यूरोप में सम्मानित स्थान पाया? 4 ऑप्शन है 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1936 ईस्वी। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1932 ईस्वी, बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इटली को रूस से संधि करके यूरोप में सम्मानित स्थान मिला था 1932 ईस्वी में, तो बी आपका राइट ऑप्शन होगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई वर्षों से ये पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 364। किसने कहा है कि यदि जीत हासिल हुई तो वह अबिसिनिया का बादशाह बनेगा, अन्यथा इटली का शासक तो वह है ही? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है मुसोलिनी, चर्चिल, हिटलर, रूजवेल्ट। ये कथन कहा था मुसोलिनी, क्योंकि इटली का शासक तो था ही मुसोलिनी, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इजी क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से पढ़िए कि किसने कहा है कि यदि जीत हासिल हुई तो वह अबिसिनिया का बादशाह बनेगा, अन्यथा इटली का शासक तो वह है ही। इटली का तानाशाह शासक कौन था? मुसोलिनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 365। मुसोलिनी ने स्वयं को अबिसिनिया का सम्राट कब घोषित किया? 9 मई 1935, 9 मई 1936, 10 मई 1932, 10 मई 1936। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 9 मई 1936। मुसोलिनी ने स्वयं को अबिसिनिया का सम्राट कब घोषित किया? 9 मई 1936 ईस्वी में।
ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये बी है, तो बी आपका राइट ऑप्शन होगा 9 मई 1936। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 366, राष्ट्र संघ इटली पर अंकुश न लगा सका, इस पर यह किसका कथन है कि यह राष्ट्र संघ की भयंकर हार थी? कथन है मुसोलिनी, हूवर, कॉर, रसल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 367, इटली ने अल्बानिया से कब समझौता किया? इटली ने अल्बानिया से कब समझौता किया? 26 नवंबर 1926, 27 नवंबर 1926, 20 मार्च 1926 या 21 मार्च 1926? देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 27 नवंबर 1926, यानी बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इटली ने अल्बानिया से कब समझौता किया था? 27 नवंबर 1926। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 368, इटली ने एंटी कॉमिटन पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए? 25 नवंबर 1936, 26 नवंबर 1936, 26 अक्टूबर 1936 या 26 अक्टूबर 1937? देखिए सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 अक्टूबर 1936, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 369, इटली ने भूमध्य सागर में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए स्पेन के किस फ्रांसिस्ट नेता को सहायता देना शुरू कर दिया? 4 ऑप्शन है, जनरल फ्रैंको, टाइरोल, हूवर, क्लीमांसो। राइट ऑप्शन हो जाएगा जनरल फ्रैंको, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इटली ने भूमध्य सागर में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए स्पेन के किस फ्रांसिस्ट नेता को सहायता देना शुरू कर दिया? तो जनरल फ्रैंको जो है ये कहाँ के नेता थे? स्पेन के फ्रांसिस्ट नेता थे, है ना। तो ये इटली के भूमध्य सागर में जो स्थिति थी वो मजबूत बनाने के लिए इनको सहायता देना प्रारंभ कर दिए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 370, एंटी कॉमिटन पैक्ट से किस धुरी का निर्माण हुआ? 4 ऑप्शन है, रोम, यूनान, टोक्यो, रोम, बर्लिन, टोक्यो, ब्रिटेन, बर्लिन, टोक्यो, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रोम, बर्लिन, टोक्यो, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंटी कॉमिटन पैक्ट से किस धुरी का निर्माण हुआ? रोम, बर्लिन, टोक्यो, तो बी आपका राइट ऑप्शन होगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 371, सज्जन समझौता इटली ने किस देश के साथ किया? अमेरिका, रोम, इंग्लैंड, जापान। सज्जन समझौता जो था इटली ने इंग्लैंड के साथ किया था। किसके साथ किया था? इंग्लैंड के साथ। याद रखेंगे सज्जन समझौता इटली ने इंग्लैंड के साथ किया था। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 372, सज्जन समझौता इटली ने इंग्लैंड के साथ कब पारित किया? तो इसके पहले पूछा गया था कि सज्जन समझौता इटली ने किस देश के साथ किया? तो इंग्लैंड के साथ किया गया था। कब किया अभी ये पूछा जाता है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है कि सज्जन समझौता इटली ने इंग्लैंड के साथ कब पारित किया। 4 ऑप्शन है, 5 जून 1936, 2 जून 1937, 2 जून 1936, 5 जून 1937। तो ये जो समझौता किया था 2 जून 1937 को किया था, यानी बी आपका राइट ऑप्शन होगा। सज्जन समझौता इटली ने इंग्लैंड के साथ कब किया था? 2 जून 1937। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 373, किस देश ने अबिसिनिया पर इटली की सत्ता को मान्यता दी? ओके, 4 ऑप्शन है, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, रूस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस देश ने अबिसिनिया को इटली की सत्ता मान्यता दी, है ना। इटली की सत्ता को मान्यता दी इंग्लैंड ने, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 374, इटली व जर्मनी के बीच सैन्य सहायता के लिए फौलादी समझौता संपन्न हुआ। 4 ऑप्शन है, 22 मई 1937, 22 मई 1939, 20 मई 1937, 20 मई 1938। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 22 मई 1939, तो बी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा।
इटली व जर्मनी के बीच सैन्य सहायता, सैन्य मतलब सेना की जो सहायता होती है उसको फौलादी समझौता संपन्न हुआ। फौलादी यानी एक मजबूत समझौते के रूप में इटली व जर्मनी के जो सेनाओं के बीच में एक मजबूत सैनिक फौलादी समझौता संपन्न हुआ, वो 22 मई 1939 को हुआ था। ओके, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। 1 या 2 बार वीडियो देखिए, आसानी से सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, याद हो जाएंगी। जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाएंगे। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 375। मुसोलिनी से मित्र राष्ट्रों के विरोध में हिटलर की ओर से युद्ध की घोषणा कब की? 11 जून 1940, 11 जून 1939, 12 जून 1940, 12 जून 1939। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 जून 1940। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुसोलिनी से मित्र राष्ट्रों के विरोध में हिटलर की ओर से युद्ध की घोषणा कब की? 11 जून 1940 ईस्वी। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 376। मुसोलिनी के फासिज्म के क्या सिद्धांत थे? फासिज्म या फांसीवाद, है ना। मुसोलिनी के फासिज्म के क्या सिद्धांत थे? 4 ऑप्शन है। सर्वसत्तात्मक राज्य का समर्थन, व्यक्तिवाद का विरोधी, लोकतंत्र का विरोधी, ये सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। अब देखिए जो मुसोलिनी था ये एक तानाशाह था, तो तानाशाह यानी राजा होता था, तो ये लोकतंत्र का विरोध तो करेगा ही। उतने समय संविधान का निर्माण भी नहीं हुआ था, है ना। तो क्या चलता था? राजतंत्र चलता था। जो राजा होता था वही का पूरे देश पर कब्जा होता था। तो ये लोकतंत्र का विरोधी था, व्यक्तिवाद का भी विरोधी था, यानी ये अब तो भाई राजा बन गया था, अब जनता की क्या ज़रूरत थी उसको, तो जो चाहता था वही करता था। सर्वसत्तात्मक राज्य का समर्थन, पूरे राज्य में सत्तात्मक, पूरे राज्य में सत्ता स्थापित करना, इसको भी समर्थन करता था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 377। नेपिल्स तथा फासिस्ट दल का सम्मेलन कब हुआ? मार्च 1922, अक्टूबर 1922, अक्टूबर 1920, मार्च 1920। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अक्टूबर 1922। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेपिल्स व फासिस्ट दल का सम्मेलन कब हुआ? अक्टूबर 1922। बी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 378। इस सम्मेलन में कितने फासिस्ट स्वयंसेवक सैनिक एकत्र हुए? है ना। 4 ऑप्शन है, 50,000, 46,000, 40,000, 45,000। राइट ऑप्शन हो जाएगा 40,000। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस सम्मेलन में कितने फांसीवाद स्वयंसेवक सैनिक एकत्र हुए? तो 40,000, 40,000 स्वयंसेवक सैनिक एकत्र हुए थे। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 379। इस सम्मेलन में रोम पर आक्रमण का कौन सा दिन निश्चित हुआ? 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 20 नवंबर, 27 नवंबर। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा 27 अक्टूबर। तो बी आपका राइट ऑप्शन होगा। इस सम्मेलन में रोम पर आक्रमण का कौन सा दिन निश्चित हुआ? तो 27 अक्टूबर। तो बी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 380। मुसोलिनी ने फासिस्ट दल का नया संगठन कब किया? 1926, 1927, 1930, 1925। मुसोलिनी ने फासिस्ट दल का नया संगठन कब किया? 1926। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 381। युवक फासिस्ट में कितने वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता था? जो फांसीवाद में सम्मिलित होता था, जो भी उस राजनीतिक दल में जाना चाहता था, तो वो कितने वर्ष उसको प्रशिक्षण दिया जाता था, ये आपको बताना है। 7 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 14 वर्ष। राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 वर्ष। तो कितने साल का प्रशिक्षण दिया जाता था? 3 साल का। ओके, युवक फासिस्ट में कितने साल का प्रशिक्षण दिया जाता था? 3 साल, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 382। मुसोलिनी ने ऊसर दलदल युक्त भूमि को खेती योग्य बनाने की योजना आरंभ की। मुसोलिनी जो था वो ऊसर दलदल युक्त भूमि जो थी, जहाँ ऊसर था, कुछ भी उपजाऊ नहीं होता था, खरपतवार, है ना, सरपत, बहुत सारे झील झाकड़ वहाँ जमे हुए थे,
तो उसको उपजाऊ भूमि बनाने के लिए अपना योगदान आरंभ किया किस सन में, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है 1925, 1928, 1926, 1927। देखिए इजी क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है, याद रखेंगे। तो 1928 ईस्वी, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 1928 ईस्वी में इन्होंने जो ऊसर भूमि थी, दलदल भूमि थी, उसको उपजाऊ बनाने के लिए एक योजना का आरंभ किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 383। विदेशी मोटर कारों पर आयात शुल्क दुगना कर दिया गया। जो विदेश से मोटर कार आते थे उस पर जो आयात शुल्क था उसको दुगना कर दिया गया था किस सन में। 4 ऑप्शन है 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1935 ईस्वी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1930 ईस्वी। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विदेशी मोटर कारों पर आयात शुल्क दुगना कर दिया गया 1930 ईस्वी। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 384। सम्राट विलियम द्वितीय ने सिंहासन का परित्याग कब किया। 4 ऑप्शन है 15 नवंबर 1918, 11 नवंबर 1918, 10 नवंबर 1918, 5 नवंबर 1919। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 नवंबर 1918। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सम्राट विलियम द्वितीय ने सिंहासन का परित्याग कब किया, 10 नवंबर 1918। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 385। विलियम द्वितीय सिंहासन का परित्याग कर कहाँ गया। 4 ऑप्शन है हॉलैंड, तुर्की, अमेरिका, इंग्लैंड। तो विलियम द्वितीय जो था वो सिंहासन को त्याग दिया था, और त्याग करने के बाद वो कहाँ गया था यही बताना है आपको। 4 ऑप्शन है ना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हॉलैंड। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विलियम द्वितीय जो था इस सिंहासन का परित्याग करने के बाद हॉलैंड चला गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 386। जर्मन चांसलर प्रिंस मैक्स ने किस समाजवादी नेता को सत्ता सौंपी। 4 ऑप्शन है फ्रेडरिक एरिक्स, विलियम तृतीय, फ्रेडरिक एबर्ट, कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेडरिक एबर्ट। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जर्मन चांसलर प्रिंस मैक्स ने किस समाजवादी नेता को सत्ता सौंपी, फ्रेडरिक एबर्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 387। फ्रेडरिक एबर्ट किस पार्टी का अध्यक्ष था। फ्रेडरिक एबर्ट किस पार्टी का अध्यक्ष था। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल पार्टी, दोनों, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेडरिक एबर्ट किस पार्टी का अध्यक्ष था, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 388। एबर्ट की सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करके कब प्रथम विश्व युद्ध का अंत किया। तो प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, इसको हम कई बार बता चुके हैं, सभी को याद होना चाहिए। 22 जून 1918, 4 ऑप्शन है। 11 नवंबर 1918, 10 जून 1918, 20 जून 1918। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 11 नवंबर 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था, 11 नवंबर 1918। सभी को याद होगा, कई बार बता चुके हैं पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 389। हिटलर कहाँ का तानाशाह था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता है और कई बार ये बता भी चुके हैं, इस वीडियो में भी बताया हमने। हिटलर कहाँ का तानाशाह था। इटली, तुर्की, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हिटलर कहाँ का तानाशाह था, जर्मनी का। और मुसोलिनी कहाँ का था, इटली का। ओके, तो इन दोनों को पूछा जाता है आपके एग्जाम में, याद रखना है सभी को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 390। उसने किस गणतंत्र को उखाड़ फेंका। रूसी, वाइमार, रोमन, कोई नहीं। उसने मतलब किसने, हिटलर ने। हिटलर ने किस गणतंत्र को उखाड़ कर फेंका। रूसी, वाइमार, रोमन, कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाइमार। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 391। हिटलर की गृह नीति में शामिल था। उन्होंने जब सत्ता स्थापित किया था
जब अपना कब्जा किया था, जब राजतंत्र स्थापित किया था, तो उसकी गृह नीतियाँ जो थी, शासन करने की व्यवस्था जो थी, उसमें किन चीज़ों को सम्मिलित किया था, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है, विरोधियों का दमन, शासन अपने हाथ में लेना, धार्मिक क्षेत्र, ये सब। तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। हिटलर की जो गृह नीति में शामिल थे वो विरोधियों का दमन। दूसरा ऑप्शन जो है, जैसा कि शासन अपने हाथ में लेना, उसका पूरा राजतंत्र था, पूरा कब्जा था, कोई भी व्यक्ति इधर से उधर नहीं कर सकता था। तो ये सभी चीज़ें हिटलर की जो गृह नीति थी उसमें शामिल की गई थी। तो याद रखेंगे, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 392। हिटलर की गृह नीति में क्या शामिल नहीं था? शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र, दोनों, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिटलर की गृह नीति में क्या शामिल नहीं था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 393। हिटलर की नज़रों में उसके 2 प्रमुख शत्रु थे। पहला समाजवादी जो मार्क्स के अनुयायी थे, दूसरा यहूदी, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों, सी। हिटलर के नज़रों में उसके 2 प्रमुख शत्रु थे, एक समाजवादी, यहूदी का वो विरोधी था, यहूदी उसके शत्रु थे। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 394। जर्मनी के प्रधान राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? सेना प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री, फ्यूरर। फ्यूरर जो है ये हिटलर का ही नाम था, है ना, लेकिन पूछा जा रहा है कि जर्मनी के प्रधान राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? तो सेना प्रमुख कहा जाता है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी भी जर्मनी के प्रधान राष्ट्रपति को सेना प्रमुख कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 395। हिटलर जर्मन का प्रधान राष्ट्रपति कब बना? हिटलर जो है, ये हिटलर है ना, हिटलर जर्मन का प्रधान राष्ट्रपति कब बना? 1935 के बाद, 1934, 1936 के बाद, 1939। तो ये प्रधान सेनापति बना था 1935 के बाद। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 396। हिटलर ने किसे गृह मंत्री के पद पर आसीन किया? हिटलर ने किसे गृह मंत्री के पद पर आसीन किया? हरमन गोरिंग, हूवर, टाइनबी, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरमन गोरिंग। हिटलर ने गृह मंत्री बनाया था, जब अपना प्रधानमंत्री बन गया था, सेना प्रमुख बन गया था, तो गृह मंत्री बनाया था हरमन गोरिंग। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 397। गवर्नरों की नियुक्ति कौन करता था? संसद, ड्यूमा, हिटलर, गोरिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिटलर। तो उस समय गवर्नर जो थे उनकी नियुक्ति हिटलर ही करता था, सारे कार्य हिटलर के थे, क्योंकि ये तानाशाह था, जो का चाहेगा वही होगा। अगर ये गृह मंत्री नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, या फिर गवर्नर नियुक्त करेगा, है ना, तो कौन करता था? हिटलर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 398। किसे धर्म के मामलों में पोप का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं था? मुसोलिनी, हूवर, हरमन, हिटलर। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसे धर्म के मामलों में पोप का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं था? हिटलर को। तो डी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 399। हिटलर ने किसके शासन को सरकार के हाथों में कर दिया? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, दोनों, कोई नहीं। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोनों। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिटलर ने किसके शासन को सरकार के हाथों में कर दिया? दोनों। ओके, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 400। हिटलर ने किस जाति के लोगों को सरकारी पदों, शिक्षालयों, विश्वविद्यालयों से निकाल दिया? आर्य जाति, गैर आर्यन जाति, ईसाई, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गैर आर्यन जाति। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिटलर ने किस जात के लोगों को सरकारी पदों, शिक्षालयों, विद्यालयों से निकाल दिया? गैर आर्यन जाति। जो गैर आर्यन जाति यानी आर्यन जात के नहीं थे, उनको विद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, है ना।
तो ये किसने किया था? हिटलर ने। तो याद रखेंगे बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।